अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल साहब मौजूद हैं और हमने एक किताब का तारुफ़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले में हमारे पास आज जो किताब है वो रफ़ाकत हयात का नावल है मीर वाह की रातें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सर ठीक। हमें बताइएगा कि रफ़ाकत हयात का ताल्लुक किस इलाके से है? रफ़ाकत हयात साहब जो हैं वो इस वक्त कराची में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन वो अंदरून सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िला नौशहरों से उनका ताल्लुक़ है। इब्तदाई तालीम भी उन्होंने वहीं से हासिल की और उसके बाद फिर वो कराची मुंतकिल हो गए और तब से जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। और जो मुआसिर आजकल फ़िक्शन लिखा जा रहा है उसमें एक अहम और नुमाइंदा नाम है। सर इसके अलावा भी उनके कोई नावल या अफ़सानवी मजमूए मंज़र आम पे आ चुके हैं? आज की जो किताब है मीर वाह की रातें, ये उनका पहला नावल है। जी सर। ये पहला नावल उनका जो है ये 2015 में अजमल कमाल का एक शुमारा आज है उसमें पहली बार शाया हुआ था। फिर 2016 में यही नावल किताबी सूरत में सांझ पब्लिकेशन लाहौर ने शाया किया। इसका एक एडिशन भारत से भी मंजर आम पर आया है। 2018 में अर्शिया पब्लिकेशन ने इस नावल को वहाँ से शाया किया है। इसके अलावा भी उनका एक नावल रोलाक वो गुज़श्ता 1-2 बरस ग़ालिबन पहले वो मंजर आम पर आया है। और अफ़सानों की भी एक किताब खामख़ा की ज़िंदगी वो भी छप चुकी है। तो इस तरह से ये अफ़साना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं और इसके साथ साथ ड्रामा निगार भी हैं। सर अगर इस नावल के टाइटल को हम देखें मीर वाह की रातें, तो इसमें सर मीर वाह क्या चीज़ है? मीरवा, जी बिल्कुल। ये जो मीरवा है ये एक गांव का नाम है जो अंदरून सिंध में मौजूद है, ज़िला नौशहरों के अंदर। उस लोकेल के अंदर चूँकि इस नावल की कहानी तश्कील दी गई है, इसीलिए नावल निगार ने इसका नाम मीर वाह की रातें रखा है। मीर वाह एक गांव का नाम है और उसकी निस्बत से ये मीर वाह की रातें इसका टाइटल है। अच्छा सर, अगर इस नावल के मौजू की हम बात करें तो ये चूँकि नावल एक नावलेट टाइप है, मतलब 123 सफ़ात पर मुश्तमिल है, तो इसका मौजू और जो इस नावल के किरदार हैं वो किस तरह के हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा सर। जी मैं बिल्कुल इस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। पहली बात यह है कि ये नॉवलेट है जी सर। और नॉवलेट की निशानी ये होती है उसमें ज़ख़ामत या इख्तिसार उसकी कोई कैद नहीं है। बहुत सारे ऐसे नावल हैं जिनकी ज़ख़ामत इंतहाई थोड़ी है। मसलन हेमिंगवे का नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी, वो पूरा नावल है लेकिन उसकी ज़ख़ामत कुछ ज़्यादा नहीं है। इसी तरह मिस्टर चिप्स, वो भी बहुत मुख्तसर है लेकिन वो नावल है। सो जो नावल होता है उसमें कोई भी नावल निगार किसी भी किरदार की पूरी ज़िंदगी के पहलुओं का अहाता कर रहा होता है, जबकि जो नॉवलेट होता है उसमें किसी भी किरदार की पूरी ज़िंदगी का अहाता नहीं होता, बल्कि उसकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं का अहाता होता है। जबकि जो अफ़साना है उसमें किसी भी किरदार की ज़िंदगी के किसी ख़ास पहलू पर गुफ्तगू की जाती है, इसलिए वो ज़रा मुख्तसर रह जाता है। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे अफ़साने हैं जो ख़ासे तवील हैं लेकिन वो अफ़साने ही हैं अपनी तवालत पे। सो इस निस्बत से अगर मैं देखूँ तो ये जो मीरवा जिसको हम बार बार नावल कह रहे हैं, ये दरअसल नावलेट है और इसका जो मर्कज़ी किरदार नज़ीर है ये उसकी महज जिनसी ज़िंदगी के पहलुओं का अहाता करता है। सो इस निस्बत से ये नावलेट है। दूसरी बात आपने पूछी कि इसका मौजू या किरदार किस तरह के हैं, तो इसका मौजू ये है कि इसका जो मर्कज़ी किरदार नज़ीर है वो सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है, यानी जिन्स ज़दा एक इंसान है और वो इब्तदाई उम्र में बलूगत के मराहिल से गुज़र रहा है। और जैसे ही कोई शख्स बलूगत के मरहले से गुज़रता है तो उसके जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होते हैं और उसके अंदर नफ्सियाती, ज़हनी और जिस्मानी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होती हैं। सो जैसे ही
اس کے اندر یہ پروسیس چلتا ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ جنس کا کوئی نہ کوئی تجربہ کرے. دراصل یہ نذیر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس نوجوان کی کہانی ہے جو جنسی بلوغت کے مرحلے سے گزرتا ہے. اسی لیے وہ بھی جنس کا تجربہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ جس لوکیل کے اندر یہ کہانی موجود ہے وہ اندرون سندھ ہے، اور اندرون سندھ کے اندر جو مرد ہیں ان کو کوئی بھی خاتون آسانی کے ساتھ میسر نہیں ہوتی. ایک تو ان کا کلچرل پرسپیکٹو کچھ اس طرح کا ہے، دوسرے کچھ مذہبی عناصر موجود ہوتے ہیں، کچھ جو ایک پدر سری معاشرہ ہے اس کے اندر ویسے بھی خواتین کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ طوائف کے پاس جاتا ہے اور اس کے گھر والے اسے طوائف کے چسکے سے بچانے کے لیے اپنے چچا کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر اس ناول کا آگے کی طرف آغاز ہوتا ہے، اور جس میں ظاہر ہے کہ وہ دو خواتین کے ساتھ اپنا جنسی ریلیشن قائم کرتا ہے. ایک کا نام شمیم ہے اور دوسری اس کی اپنی چچی ہے. اب اگر تھوڑا سا اور میں اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں تو رفاقت حیات کو میں اس حوالے سے داد دینا چاہتا ہوں کہ جس سینسٹیو موضوع پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور انہوں نے اس صورتحال کو عیاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک انسان کی جنسی زندگی کا جو تجربہ ہے اس پر بہت کم ناول موجود ہیں. انگریزی میں اگر ہم دیکھیں تو جو انگریزی ناول کا آغاز ہے وہ تو ہوتا ہی جنسی تجربات سے ہے. مثال کے طور پر ہنری فیلڈنگ، اس کے علاوہ جو رچرڈسن تھا، اس سے آگے اگر آپ فرانس دیکھیں گے تو مادام بواری، اور اس سے ایک لمبی ایک تاریخ ہے ناولوں کی جو ڈی ایچ لارنس تک موجود ہے، جس میں انہوں نے اپنے اس فکشن کے اندر جنسی زندگی کو بیان کیا ہے. ان پر مختلف ایلیگیشنز بھی لگتے رہے ہیں، لیکن وہاں کے جو رائٹرز ہیں وہ خاصے بولڈ ہیں. اس کو ہمارے ہاں اردو میں بھی ظاہر ہے کہ اس کے تجربات موجود رہے. اگر آپ مثنویوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر جو جنس ہے وہ باقاعدہ طور پر موجود ہے، اور اس زمانے میں شاید سوسائٹی اس طرح کی تھی، ان کے اوپر کوئی ایلیگیشنز نہیں ہیں. لیکن جب منٹو کی بات آتی ہے یا اسمت چغتائی کی بات آتی ہے تو ان پر ظاہر ایلیگیشنز لگے اور مقدمے بھی چلے، اور اس طرح کے موضوعات پر لکھنے کی وجہ سے وہ بدنام بھی ہوئے. لیکن پھر بھی رفاقت حیات نے جو ایک جنس ہے، اور جنس چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو کی حیثیت رکھتی ہے تو اس پر قلم اٹھانا میرا خیال ہے کہ بہت مشکل تھا. اور دوسرا تصور انسیسٹ، یعنی وہ لوگ جنسی عمل جو ان رشتوں کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ممنوع ہیں. اس کے ساتھ کسی کردار کا کچھ جنسی ریلیشن دکھانا میرا خیال ہے کہ یہ اور زیادہ قابل مذمت ٹھہرتا ہے. لیکن کہانی کو انہوں نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک طرح کی ایک جو پہلو جس پر انہوں نے بات کی ہے یہ ان کی مہارت ہے فکشن پر، کہ اس طرح کے موضوع کو بھی اتنی خوبصورتی سے وہ لے کر آگے چلے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ پکڑ میں نہیں آ سکتے.